इंद्रधनुष का 8वां रंग। वसुधा की नज़रें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थी। इसी दरवाजे से अभी अभी रावी अपने पति के साथ निकली थी। पीली साड़ी, सादगी से बनाया जूड़ा, माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, कुल मिलाकर संपूर्ण भारतीय नारी की छवि को साकार करती रावी की बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोद में लिए नन्हे बच्चे ने एक स्त्री को माँ के रूप में परिवर्तित कर कितना गरिमामय बना दिया था। वसुधा ने अपना सिर कुर्सी पर टिका आराम की मुद्रा में आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों में 3-4 साल पहले के वे दिन चलचित्र की भांति घूम गए जब रावी के मम्मी पापा उसे काउंसलिंग के लिए वसुधा के पास लाए थे। वसुधा सरकारी हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक है, साथ ही सोशल काउंसलर भी। हॉस्पिटल के व्यस्त लम्हों में से कुछ पल निकाल कर वे सोशल काउंसलिंग करती है। अवसाद से घिरे और ज़िंदगी से हारे हताश निराश लोगों को अंधेरे से बाहर निकालकर उन्हें फिर से ज़िंदगी के रंगों से परिचित करवाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। रावी को 3-4 साल पहले वसुधा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या की कोशिश की थी उसने, मगर वक्त रहते उसकी मां ने देख लिया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने से रावी को बचा लिया गया था, मगर वसुधा पहले ही नज़र में भांप गई थी कि उसके शरीर से भी ज़्यादा उसका मन आहत और जख्मी है। वसुधा ने हकीकत जानने के लिए रावी की मां शांति से बात की। पहले तो वे ना नुकुर करती, टालती रही, मगर जब वसुधा ने उन्हें पूरी बात को गोपनीय रखने और उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर उन्होंने अपने आधे अधूरे शब्दों को और इशारों से जो बताया, उसे सुनकर वसुधा का मासूम रावी पर स्नेह उमड़ आया। शांति ने उन्हें बताया, रावी दुराचार का शिकार हुई है और वह भी अपने पिता के खास दोस्त के द्वारा। पिता का जिगरी दोस्त होने के नाते उनके घर में उसका बिना रोक टोक आना जाना था। कोई शक करे भी तो कैसे। उसकी सबसे छोटी बेटी रावी की सहेली भी थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। एक दिन रावी अपनी सहेली से एक प्रोजेक्ट फाइल लेने उसके घर गई। सहेली अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी। अंततः उसके पापा ने कहा कि तेरी सहेली का बैग अंदर रखा है, अंदर जाकर ले ले जो भी लेना है। उसके बाद जब रावी वापस घर आई तो चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसे तेज बुखार चढ़ गया। हमने इसे काफ़ी हल्के में लिया। कई दिन तक जब रावी कॉलेज भी नहीं गई तो हमने सोचा शायद कॉलेज में पीरियड नहीं लग रहे होंगे। फिर एक दिन जब इनके दोस्त घर आए तो हमेशा की तरह उन्हें पानी का गिलास देने को भागने वाली रावी कमरे में जाकर छिप गई। तब मेरा माथा ठनका। मैंने रावी का सिर सहलाते हुए उसे विश्वास में लिया तो उसने सुबकते सुबकते इस घिनौनी घटना का जिक्र किया, जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने तुरंत इसके पिता से पुलिस में शिकायत करने को कहा, मगर इन्होंने मुझे शांति से काम लेने को कह समझाया कि पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज केस करना तो बहुत आसान है, मगर उसकी पेशियां भुगतना बहुत कष्टदायी होता है। अपराधी को सज़ा दिलवाना तो नाको चने चबाना जैसा है। सबसे पहले तो अपराध को साबित करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे केस में कोई गवाह नहीं होता। फिर हर पेशी पर जब रावी को वकीलों के नंगे करते सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तो हमारी फूल सी बेटी को फिर से उस हादसे को जीना पड़ेगा। अभी तो यह बात सिर्फ हमारे बीच में ही है। जब समाज में चली जाएगी तो बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसके सामने, कौन ब्याहेगा उसे। घर किसी काम से गई तो इसने यह कदम उठा लिया। वसुधा बड़े ध्यान से सारा घटनाक्रम सुन रही थी। जैसे ही शांति ने अपनी बात खत्म की, वसुधा जैसे नींद से जागी। यूँ लग रहा था मानो वे सुन नहीं रही थी, बल्कि इस सारे घटनाक्रम को जी रही थी। उन्होंने शांति से रावी को
अपने घर लाने के लिए कहा। पहली बार वसुधा के सामने रावी ने अपनी ज़बान नहीं खोली, चुपचाप आंखें नीचे किए रही। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस फ़र्क इतना था कि इस बार रावी ने नज़र उठाकर वसुधा की तरफ देखा था। इसी तरह 2 और सीटिंग्स हुई। वसुधा उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती रही, मगर रावी चुपचाप खाली दीवारों को ताकती रहती। एक दिन रावी ने बहुत ही ठहरे हुए शब्दों में वसुधा से कहा, बहुत आसान होता है सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने और जीने की सलाह देना, मगर जो मेरे साथ घटित हुआ वह मिट्टी पर लिखा वाक्य नहीं जिसे पानी की लहरों से मिटा दिया जाए। आप समझ ही नहीं सकती उस दर्द को जो मैंने भोगा है। जब दर्द देने वाला कोई अपना ही हो तो तन से भी ज़्यादा मन लूहालून होता है। और फिर वह फपक पड़ी। वसुधा उसे सीने से लगाकर मन ही मन बुदबुदाई कि यह दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है मेरी बच्ची। रावी ने आश्चर्य से वसुधा की ओर देखा। उनकी छलकी आंखें देखकर वह अपना रोना भूल गई। वसुधा उसकी बाहें थामकर उसे 20 वर्ष पहले की यादों की गलियों में ले गई। स्कूल के अंतिम वर्ष में फेयरवेल पार्टी से लौटते वक्त रात अधिक हो गई थी। मैं और मेरी सहेली रूपा दोनों परेशान सी ऑटो की राह देख रही थी। तभी एक कार हमारे पास आकर रुकी। हम दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही 2 गुंडों ने मुझे कार में खींच लिया। रूपा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गई। उसने किसी तरह मेरे घर वालों को खबर दी, मगर जब तक वे मुझ तक पहुंच पाते गुंडे मेरी इज्जत को तार तार कर मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे फेंक कर जा चुके थे। मुझे अधमरी हालत में घर लाया गया। माँ पापा रोते धोते खुद को कोसते रह गए। मुझे अपने आप से घिन होने लगी। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घंटों बाथरूम में अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाती, मगर फिर भी उस लीजे स्पर्श से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाती। मुझे लगता मानो सैकड़ों कॉकरोच मेरे शरीर पर रेंग रहे हो। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उस हादसे का अंश मेरे भीतर आकार ले रहा है। तब मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपनी जान देने की कोशिश की, मगर जान देना इतना आसान नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरी माँ ने मेरे साथ दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्यों उस अपराध की सज़ा अपने आप को देने पर तुली हूँ जो मैंने किया ही नहीं। शर्म मुझे नहीं, उन दरिंदों को आनी चाहिए, धिक्कार उन्हें होना चाहिए। और एक दिन माँ मुझे अपनी जान पहचान की डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने मुझे इस पाप की निशानी से छुटकारा दिलाया। वह मेरा नया जन्म था और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि आज से मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसों के लिए जीऊँगी। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हें वापस जीना सिखा सकूं। वसुधा ने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला, मानो वे आज भी एक बोझ से मुक्त हुई हो। एकमात्र लक्ष्य था मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल करना, ताकि मैं इंसान के मन के भीतर की उस तह तक पहुंच सकूं जहां वह अपने सारे अवसाद, राज और विकार छिपा कर रखता है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर अपनी लड़ाई लड़ी और उस पर विजय पाई। थोड़ी देर रुक कर वसुधा ने रावी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहना जारी रखा, बेटा, हमें यह जीवन कुदरत ने जीने के लिए दिया है। किसी और के कुकर्मों की सज़ा हम अपने आप को क्यों दें? तुम्हें भी बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और हाँ, अपने बच्चे के नामकरण पर मुझे ज़रूर बुलाना। वसुधा ने रावी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। आपने शादी क्यों नहीं की? रावी ने यह जलता प्रश्न उछाला तो इस बार उसकी लपटें वसुधा के आंचल तक जा पहुंची। एक लंबी सांस लेकर वे बोली, हाँ, यहाँ मैं चूक गई। मेरे साथ पढ़ने वाले डॉक्टर
नमन ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। मैं भी उन्हें पसंद करती थी, मगर मेरी साफ गोई शायद उन्हें पसंद नहीं आई। मैंने शादी से पहले उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे उनका पुरुषोचित अहम स्वीकार नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने शादी करने से मना नहीं किया था, मगर मैं ही पीछे हट गई। अब मुझे उनके प्यार में दया की बू आने लगी थी, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं किसी की दया की पात्र नहीं बनना चाहती थी। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल यह प्यार सहानुभूति में बदल जाएगा, और मैं वह स्थिति अपने सामने नहीं आने देना चाहती थी। फिर आप मुझे शादी के लिए क्यों कह रही हैं? यह परिस्थिति तो मेरे सामने भी आएगी। वही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि जो गलती मैंने की वह तुम भूल कर भी मत करना। यह एक कड़वी सच्चाई है कि खुद कई गर्लफ्रेंड रखने वाले पुरुष भी पत्नी वर्जिन ही चाहते हैं। तुम्हें किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम खुद किसी को नहीं बताओगी, तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर यह तो किसी को धोखा देने जैसा हुआ। रावी अभी भी तर्क कर रही थी। धोखा तो वह था जो तुम्हारे पापा के दोस्त ने तुम्हारे पापा को दिया, अपने परिवार को दिया, तुम्हारी मासूमियत और इंसानियत को दिया। हम औरतों को अब अपने लिए थोड़ा स्वार्थी होना ही पड़ेगा। जीवन के इंद्रधनुष में 8वां रंग हमें खुद भरना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा वह तथाकथित अंकल बिना किसी को कुछ बताए समाज में शान से रह रहा है न? फिर तुम क्यों नहीं? अगर सोने पर कीचड़ लग जाए तो भी उसकी शुद्धता में रत्ती भर भी फर्क नहीं आता। तुम्हें भी इस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भूलना होगा, कह वसुधा ने उसे सोचने के लिए छोड़ दिया। अगर अंकल ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो? रावी ने अपनी शंका जाहिर की। वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर खुद उसकी पहचान भी तो उजागर होगी, और फिर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज के सामने जलील नहीं होना चाहेगा। वसुधा ने अपने अनुभव के आधार पर कहा। बात रावी की समझ में आ गई थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठकर वसुधा के चैम्बर से निकल गई। उसके कॉलेज के लास्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका था। उसने मन लगाकर परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी से पास हुई। उसके बाद उसने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया और फिर उसी संस्थान में काम करने लगी। साल भर पहले एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके बाद रावी आज ही वसुधा से मिलने आई थी, अपने बेटे के नामकरण का निमंत्रण देने। इसी बीच वसुधा निरंतर शांति के संपर्क में रही, कदम कदम पर उन्हें राह दिखाती रही, मगर रावी से दूर ही रही। वे उसे खुद ही गिरकर उठने देना चाहती थी। वे संतुष्ट थी कि उन्होंने एक और कली को मुरझाने से बचा लिया। रावी ने तो अपना वादा निभा दिया था, अब उनकी बारी थी। अंततः तैयार हो वे अपना पर्स उठा नन्हे मेहमान के लिए गिफ्ट लेने बाजार चल दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नई नई कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।